चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं 10th क्लास की यूनिट नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं नामक टाइटल से, जिसका टाइटल है दो चरों वाली, जिसका हेडिंग है दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। यहाँ पर हमारे सामने एक शब्द आ रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हम समीकरण के बारे में जानेंगे पहले, और हम जानेंगे कि किस यूनिट से हमसे एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और हमें किस प्रकार की जानकारी हो कि हम उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। हम जानेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और असमीका और समीकरण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, समीकरण आपको पढ़ के आए हो आप समीकरण के बारे में, कि समीकरण के बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि प्रारंभिक स्तर पर क्या किया जाता है कि एक हमारे सामने एक बीजीय समस्या उत्पन्न होती है और उस बीजीय समस्या को हम गणितीय रूप देते हैं, और उस गणितीय रूप का जब हम हल निकालते हैं तो हमारी समस्या का हल होता है, और उस समस्या का हल ही क्या होता है, समीकरण होता है। और वैसे हम क्या करते हैं कि जब कोई दो बीजीय व्यंजक बराबर हो, दो बीजीय व्यंजक बराबर हो, एक बीजीय व्यंजक के बराबर में दूसरा बीजीय व्यंजक हो, या किसी एक बीजीय व्यंजक के बराबर में शून्य हो, तो वह समीकरण का रूप ले लेता है और उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और समीकरण से ही किसी बीजीय व्यंजक या किसी समस्या का समाधान है या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और हम बात करते हैं रेखीय की, तो जो समीकरण में विद्यमान सभी चरों की घात एक हो तो वह रेखिक समीकरण होती है। और आप वैसे भी जानते हो कि आप पिछले अध्ययन करके आए हो, जैसे पदों के आधार पर भी उसको क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, और घातों के आधार पर भी। तो आप वहां पर चर राशि की, चाहे चर कितने भी विद्यमान हो, चर एक विद्यमान हो, चर दो विद्यमान हो, चर तीन विद्यमान हो, तो उस चरों की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और दो चरों, सिर्फ हम दो चर वाली पर नहीं, तीन चर वाली तो स्पेस में होती है, हम यहाँ पर बहुत हायर एजुकेशन की बात है। और एक चर वाली आप पढ़ के आए हो, एक चर वाली में कौन सी आती है, जैसे ए एक्स प्लस बी, इसका आप अध्ययन कर लिया है। और हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार की रैखिक समीकरणों के बारे में हल करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि प्रत्येक रैखिक समीकरण होती है वो एक रेखा को निरूपित करती है, क्योंकि आप देखो एक निर्देशित तंत्र बनाते हो और एक निर्देशित तंत्र बनाते हो, और निर्देशित तंत्र ये हमारी एक्स एक्स होती है और ये हमारी वाई एक्सेस होती है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु होता है। इधर हमारा 1 2 3 4 पॉजिटिव मान लेते हैं, 1 2 3, और 4 इधर नेगेटिव मान आते हैं, 1 2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4, इस प्रकार। तो हम देखते हैं, देखो जैसे ये तो एक व्यापक समीकरण है, और इसी का दूसरा रूप में ले देखो x प्लस वाई, किसी पर्टिकुलर समीकरण की बात करूं तो इस समीकरण को हल निकालते हैं, इस समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, एक चर को हमारी तरफ रखते हैं और दूसरे चर को क्या कर देते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं, 3 - x। अब x के मान हमारी मर्जी से रखते हैं और y के मान हमें प्राप्त होते जाते हैं। जैसे किस प्रकार, जब ऐसे लिखते हैं हम, जब x बराबर 0 हो तो y बराबर हमें 3 मिलेगा, और जब x बराबर 1 हो तो y हम बराबर हमें 2 मिलेगा, और जब x बराबर 2 हो तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार इसको एक बॉक्स में हम डिनोट कर लेते हैं। बॉक्स में दर्शाने के बाद x और y की वैल्यू दर्शा देते हैं। x का मान 1, 1 के संगत हमें कितना मिला, 3 मिला, और 1 के संगत हमें 2 मिला, और 2 के संगत हमें 1 मिला। और इसको जब हम ग्राफ में निरूपित करते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट रहेगा हमारा, सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 3, ये पॉइंट रहेगा हमारा 0 3। और फिर सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, 1 और 2 बनेगा, तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा, देखो जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट बनेगा 1 और 2। और थर्ड पॉइंट हमारा 2 और 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। और इस प्रकार इस देखो इसको मिलाएंगे तो ये एक रेखा को निरूपित करेगी। किसको निरूपित करेगी, रेखा, और इस रेखा का नाम होगा x प्लस वाई बराबर 3। तो मैंने आपको कहा कि प्रत्येक रैखिक समीकरण क्या निरूपित करती है, कि रेखा को निरूपित करती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, हम जो अध्ययन करना चाहते हैं, अब देखो हमें रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और हमें क्या दिए जाएंगे,
युग्म के रूप में दिए जाएंगे। किस रूप में दिए जाएंगे? युग्म। हमें अकेला सॉल्यूशन नहीं पूछेगा क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और जब हमारे पास एक और रेखा और विद्यमान होगी तो हम उन दोनों रेखाओं से हम क्या निकाल सकते हैं? एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। किस प्रकार? देखो कि अब इसी प्रकार एक सेकंड समीकरण और विद्यमान हो मेरे पास, जैसे 3x - 2y = 4। अगर इसका मैं सॉल्यूशन निकालूं तो हमें क्या मिलेगी? एक और समीकरण। अब हमें एक और रेखा मिलेगी। उस रेखा के लिए 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ से उस रेखा के लिए कितनी कंडीशन हो सकती है? 3 कंडीशन हो सकती है। ये मैं ग्राफी मेथड कर रहा हूँ। कौन सा मेथड कर रहा हूँ? और आपके एग्जाम में इसको ग्राफी विधि है। कौन सी विधि है? सिर्फ ग्राफी विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधि है, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्रगुण विधि है। लेकिन हमारे एग्जाम में की दृष्टि से क्या है? सिर्फ एक पढ़ना है, हमें ग्राफी विधि पढ़ना है। कौन सी पढ़नी है? ग्राफी विधि। तो इसको सॉल्यूशन, इसको भी सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक रेखा मिलेगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमें भी क्या मिलेगी? एक रेखा। जैसे यहाँ पर हम क्या निकालें? 3x = 4 + 2y और x = 4 + 2y/3। यहाँ से किसकी वैल्यू रखेंगे? y की वैल्यू रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x और y। जब मैंने y की वैल्यू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पूर्णांक के रूप में मिलना चाहिए। मैं y को इस प्रकार से पुट करूंगा कि x की वैल्यू में किस रूप में मिले? पूर्णांक के रूप में मिले। जब y की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, 0 रखूंगा तो मुझे 4/3 मैं नहीं रख रहा। मैं 2 रखूंगा तो 2 और 2 4, 2 × 2 4, 4 4 8 नहीं रखूंगा। मैं 3 रखूंगा, 8 4 12 सही है। हाँ, मैं कितना रखूंगा? 1 रखूंगा। सॉरी, y की वैल्यू कितने रखूंगा? 1। तो मुझे कितना मिलेगा? 6/3 2 मिल जाएगा, 2/1। और जब मैं 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8, y की वैल्यू 4 रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 4। तो इसको मैं ग्राफ में दर्शाऊंगा। तो 2/0, ये रहा 2/0। 2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये रहा पॉइंट। फिर 4 और 4, ये रहा 4। तो इस प्रकार मुझे एक रेखा मिलेगी। ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। भाई दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का क्या हो गया? हल हो गया। इसका हल क्या होगा? 1 और 2। 1 और 2 मतलब x की वैल्यू कितनी? 1 और y की वैल्यू 2। ये हो गया हमारा ग्राफीय विधि। क्या होगी? ग्राफीय विधि। हो सकती, ये तो प्रतिच्छेद कर गई, हो सकता है कि ये रेखा इसके ऊपर संपाती हो जाए। क्या हो जाए? पहली कंडीशन तो क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके मतलब हमें अद्वितीय हल मिले। कौन से हल मिले? अद्वितीय हल मिले। और दूसरा हो सकता है कंडीशन क्या? कि ये रेखा इसके ऊपरी हो। ये रेखा इसके ऊपरी हो तो हमें कौन सा हल मिलेंगे? अनंत हल मिलेंगे। क्यों भाई? जहां जहां पर रेखा काटेगी वो उसको हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं और हल कहते हैं। तो बताओ भाई, हर बिंदु पर ये प्रतिच्छेद अगर संपाती होगी तो हर बिंदु पर काटेगी। तो अनंत हल या अनेक हल कह सकते हैं। इसको अनेक हल कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन, न तो वो काटे एक बिंदु पर, नहीं वो संपाती हो, क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो समांतर हो जाएगी तो कहीं काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो कौन सा हल होगा? कोई हल नहीं है। 3 कंडीशन हो सकती है, कोई हल नहीं है। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से पहला पॉइंट आपके लिए क्या बनता है? पहला पॉइंट ये बनता है कि दो मतलब चरों के समीकरण में उपस्थित चरों के गुणांकों की तुलना कर बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसकी जगह प्रकृति भी नाम आ सकता है। क्या पूछे कि क्वेश्चन गौर से देखो। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये प्रकृति पहले आपके क्वेश्चन के एग्जाम में पूछने की दृष्टि से क्या है? 3x - 2y = 4 एक समीकरण ये दे रखी है। x + y = 3 दूसरी समीकरण ये है। ये भी रैखिक समीकरण है। ये भी रैखिक, दोनों को मिलकर क्या कहेंगे? इन दोनों को कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म या युग्मत समीकरण।
अब इनकी प्रकृति पूछ रहा है कि ये दोनों समीकरण संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। देखो संगत है या असंगत है। भाई संगत कब होगी? दो प्रकृति होती है इसकी, या तो ये संगत होगी और या क्या होगी, असंगत। नहीं तो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी खुद की बात कर रहा हूं। जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी है उसकी बात कर रहा हूँ, रेखिक समीकरण युग्म, इनकी खुद की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तरार्थ की बात नहीं कर रहा, नहीं हल की बात कर रहा हूँ, वो बात एक अलग है, वो बाद में आगे आएगी। बताओ संगत कब होगी? जब या तो इसके हल कैसे हो भाई, संगत ये दोनों मिल मिला के, ये दोनों आपस में मिल के कोई एक रिजल्ट तक पहुंच जाए, कोई एक आंसर तक पहुंच जाए, और किया उनका दोनों कोई कोई विद्यमान हो। दो कंडीशन हो सकती है। संगत कब होगी? या तो ये दोनों कहीं एक बिंदु पर काटे, इसका मतलब दोनों की अद्वितीय हल हो। कैसे हल हो? अद्वितीय हल हो। या इसके अनंत हल हो। क्या हो? अनंत हल हो। मतलब दोनों समीकरण एक रिजल्ट पर पहुंच जाए, एक हल पर पहुंच जाए। हल चाहे क्या हो? एक अद्वितीय हल हो। क्या हो? एक अद्वितीय हल हो या फिर अनेक हल हो। अगर इन समीकरणों के दोनों की अद्वितीय हल है या अनेक हल है तो ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगी? संगत कहलाएगी। बात समझ आई? दोनों समीकरण क्या कहलाएगी? संगत। अगर ये कोई रिजल्ट पर ही नहीं पहुंच पाती है, कोई हल ही नहीं ज्ञात निकाल पाती है दोनों, तो क्या होगी? ये असंगत होगी। भाई इन आपस में क्या नहीं है? संगतता नहीं है, मित्रता नहीं है। मित्रता कब होगी? कि दोनों मिल मिला के कोई रिजल्ट निकाले, दोनों मिलके कोई समस्या का समाधान कर ले, वही तो मित्रता होती है। इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर इन दोनों समीकरणों को मैंने सोल्व किया, ग्राफी विधि से सोल्व किया, और इनके क्या आए? कोई हल नहीं आए, मतलब दोनों समांतर आ गई। दोनों क्या आ गई? समांतर आ गई। तो समीकरण कैसी है? रेखिक समीकरण युग्म असंगत है और उसके हल कोई हल नहीं है। प्राप्त रेखाएं दोनों समांतर है। इस कंडीशन में अनेक हल दोनों आपस में संपाती है। दोनों क्या है? संपाती है और संगत हल है। इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और संगत है। क्या? समीकरण संगत है, समीकरण संगत है। रेखिक समीकरण युग्म संगत है और उसके हल अद्वितीय है। रेखिक समीकरण संगत है, उसके हल अनेक है। रेखिक समीकरण युग्म असंगत है, उसका कोई हल नहीं है। अगर उसका कोई हल नहीं है तो वह असंगत है, उसके अनेक हल है तो वह संगत है। सर क्या कर रहे हो तुम? सर क्या बता रहे हो? ऐसे करेंगे हम। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ गया, सिर्फ क्वेश्चन यही आ गया कि निम्न रेखिक समीकरणों युग्मों की जांच कीजिए कि ये संगत है या असंगत है, तो सर इतना काम करेंगे हम। सर इतना ही 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो बताओ क्या करेंगे? पहले इसकी 3 वैल्यू निकालेंगे, इसकी 3 वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा संपाती है या रेखा समांतर है। मतलब कहने मतलब कि अद्वितीय हल है या अनंत हल है, या नहीं करना है, ऐसा कुछ ही नहीं करना है। इसलिए तो बता रहा हूँ 1 नंबर का क्या करेंगे? क्या चरों की गुणांकों की गलत होगा? जो क्वेश्चन कर रहा है उसी अकॉर्डिंग चरों के गुणांकों की जितना पूछा गया है उतना ही काम करो, एडवांस में उसको नॉलेज मत दो। चरों के गुणांकों की तुलना कर बताइए कि रेखिक समीकरण युग्म की संगत है तो वो कौन सी होगी? मैं व्यापक समीकरण पर बात कर रहा हूँ। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। क्या है? व्यापक रूप। a1x का गुणांक पहली समीकरण के x का गुणांक, b1 दूसरी समीकरण के y का गुणांक, c1 अचर पद दूसरी समीकरण के x का गुणांक, a2 दूसरी समीकरण के y का गुणांक, b2 और अचर पद है। अब इसकी कंडीशन क्या क्या बनेगी? ये है देखो समीकरण नंबर 1, ये है 2। तुलना करेंगे ये दोनों समीकरणों के x के गुणांक a1 अपॉन a2। मैंने क्या किया? दोनों समीकरणों के xों के गुणांक ले लिए और उसको मैंने आगे बराबर b1 बटा b2। मैंने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, पहली पोथी मैंने देखा, आगे नहीं जाऊंगा। मैं कह दूंगा कि हल कैसे हैं? अद्वितीय हल हैं। कैसे हैं? अद्वितीय हल हैं। हल अद्वितीय हैं और हल अद्वितीय हैं तो रेखिक समीकरण युग्म कैसे हैं? युग्म संगत है। मुझे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में जो रेखिक समीकरण युग्म दे रखी है वो संगत है। चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं a1 अपॉन a2 बराबर मिल जाए मुझे b1 अपॉन b2,
अगर ये बराबर मिल जाऊं तो मैं तीसरे पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? तीसरे पे। C1 बराबर C2। अगर ये भी बराबर मिल जाए तो अनेक हल। कितने हल है? अनेक हल या अनंत हल कह सकता हूं मैं इसको। क्या कह सकता हूं? अनंत हल। अर्थात दी गई रेखिक समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत हैं। कैसे हैं? संगत। फिर अगर बाई चांस अगर A1/A2 बराबर B1/B2, आपने कहा सर अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर बराबर नहीं हो तो आगे जाना नहीं है, अगर बराबर हो जाए तीसरे स्टेप पर जाओ। तीसरे पर अगर सर बराबर नहीं आए तो भाई इसका कोई हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई हल नहीं है। रेखिक समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। ये आपके जांच के 3 क्या हैं? पॉइंट है। ये जांच के क्या 3 है? पॉइंट है। पहले वालों का गुणा अनुपात लो, अगर बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है अद्वितीय हल है। कैसे हल है? अद्वितीय। समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को इसको करेंगे। देखो अब ये तो आप समझ गए होंगे सब। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि समीकरण एक की A1x B1y C1 से तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 से क्या करने पर है? तुलना करने पर A1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, B1 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू 4। अब देखना ये C1 या तो दोनों आगे होने चाहिए या दोनों बराबर से पहले होने चाहिए। ये देख लेना आप। अगर ये दोनों बराबर है, बराबर से आगे होना तो चाहिए। देखो एग्जैक्ट रूप तो यही है कि ये पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर से पहले होना चाहिए, मतलब बराबर में शून्य होना चाहिए। और A2 बराबर है 1, B2 बराबर है 1, C2 बराबर है 3। अब अनुपात लो इनका। 3/1 -2/1 4/3। ये पहले ही बराबर नहीं, आगे हम जाएंगे नहीं। अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। अतः रेखिक समीकरण युग्म क्या नहीं है? संगत है। रेखिक युग्म क्या है? संगत है। कैसे हैं? संगत है। और इनके हल कैसे हैं? अद्वितीय हल है। कैसे हल है? अद्वितीय हल है। समझे आप ना? अब देखो ग्राफी विधि मैंने बता दी। पहली आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? या तो आपको ग्राफी विधि पूछेगा। क्या पूछेगा इसमें? ग्राफीय विधि। या गुणांकों की तुलना से क्या पूछ लेगा? समीकरण की प्रकृति पूछ लेगा या फिर समीकरण के हलों की प्रकृति पूछ लेगा। समीकरण की प्रकृति 2 होती है, तो संगत होती है और एक असंगत होती है। हलों की प्रकृति 3 होती है, या तो अद्वितीय होती है या अनेक हल होते हैं, या कोई हल नहीं। कोई हल की कंडीशन में असंगत और इन दोनों की कंडीशन में संगत। ठीक है। या पूछ लेगा आपको तीसरे नंबर पर कि आप ग्राफ में जो चित्र बनेगा, आपका ग्राफ में जो चित्र बनेगा उसकी या तो एक रेखा एक्स अक्ष लेगा या वाई अक्ष लेगा और उनके साथ एक चित्र बनाएगा और वो चित्र बनेगा त्रिभुज, और त्रिभुज के निर्देशांक पूछ लेगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ये पूछ लिया, ये त्रिभुज नहीं बन गया कि यहाँ पर इसके निर्देशांक एक ये रहा, एक ये रहा। टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। अब ये तो समीकरण के बारे में आ गई आपके। अब असमीका के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। भाई देखो अब विस्तार से नहीं, बस ऐसी पढ़। अब देखो थोड़ी आप असमीका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो असमीका में क्या होता है कि हमें एक अभिष्ट हल क्षेत्र प्राप्त होता है। असमीका में क्या होता है? असमीका में क्या होता है? कोई विशेष हल नहीं मिलता हमें, एक अभिष्ट हल क्षेत्र मिलता है। क्षेत्र मतलब कि मतलब समतल में वे बिंदु जो हमारी सर्वसमीका को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। जैसे x इज ग्रेटर देन 0 या x माइनस मॉडुलस इज इक्वल टू 1 या x मॉडुलस इज ग्रेटर देन 3। इस प्रकार देखो ये हमें सर्वसमीका दी जाएगी और हमें क्या करना है? अब सर्वसमीका नहीं, असमीका है। अब असमीका के बारे में क्या करेंगे? देखो x इज ग्रेटर देन 0, ये एक असमीका है। इस समीका के हल का मतलब ये हुआ कि असमीका के हल का मतलब ये हुआ कि x के अब मतलब इस समतल में वे मान उठाओ या वे नंबर उठाओ जो इस असमीका को संतुष्ट करते हैं। भाई बहुत है। क्या है?
0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 1 है, 2 है, इस प्रकार बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे मान है, हम किन किन को लिखेंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए इनके हलों का जितना भी समुच्चय आया उनको हमने समतल में क्या कर दिया, एक क्षेत्र के द्वारा निरूपित कर दिया। और वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाया, इस असमीका का अभिष्ट हल क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया, अभिष्ट हल क्षेत्र। और वो हल क्षेत्र हमने प्राप्त कैसे किया, देखो हमने ऐसे प्राप्त किया कि इस असमीका को हमने समीकरण बनाया तो किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। और x बराबर 0 किस पर होगा, इस पर विद्यमान होगा। x बराबर 0 किस पर विद्यमान होगा, इस पर विद्यमान होगा। तो ये हमारी ये वाई एक्स बन गई। कौन सी रेखा बन गई, वाई एक्स ही बन गई। x बराबर 0 क्या बन गई, वाई एक्स बन गई। अब देखो ये मूल बिंदु में स्थापित है तो x बराबर 0 तो सिर्फ ये एक ही रहेगी। तो इस कह सकते हैं कि असमी का हल क्या हो सकता है, परिबद्ध भी हो सकता है, अपरिबद्ध भी हो सकता है और रिक्त भी हो सकता है। तो ये तो परिबद्ध एक रेखा के उसमें, अगर इसको मैं ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ ग्रेटर देन, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो हमारी रेखा किधर हो जाएगी, x बराबर 1 यहाँ पर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहाँ पर। अब मैं चेक करूंगा कि ये मूल बिंदु को समाहित कर रही है या नहीं कर रही। ये x बराबर 1। अब देखो, अब देखो इधर वाली वैल्यू उठा रहा हूं मैं इसकी, तो x बराबर 0 रखूंगा मैं यहाँ पर। तो 0 बड़ा थोड़ी होता है, नहीं होता। तो इसकी वैल्यू किधर आएगी, इसके समान इधर आएंगे, मतलब है मूल बिंदु से विपरीत दिशा की ओर आएंगे। अब मैं दूसरी कोई एसमी का ले रहा हूं, जैसे बच्चों को मॉडुलस वाली भी समस्या रहती है। मॉडुलस वाली उठा रहा हूं मैं, देखो मॉडुलस वाली उठा रहा हूं, x माइनस वाई मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1। क्या होगा, मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर मान हमेशा धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। अगर बताओ धनात्मक रहेगा, इसका मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ली जाए ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, बताओ बात सत्य होगी ना। अगर मैं यहाँ पर 2 ले 3 ले 4 ले, सबके लिए सत्य होगी। बट ये धनात्मक भी दिया गया। ये अगर ऋणात्मक मान है, जैसे यहाँ पर मैंने -2 ले लिए, मॉडुलस के अंदर -2 ले लिए, x माइनस वाई की वैल्यू क्या ले ली मैंने, -2। अब मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये प्लस देगा, मतलब ऋणात्मक मान देता ही नहीं है, ये धनात्मक मान देता है। तो बात सत्य है ना, बताओ। अगर मैंने यहाँ पर -3 ले लिया तो भी बात सत्य है, -4 ले लिया तो भी बात सत्य है, -1 ले लिया तो भी सत्य है, 0 ले लिया तो नहीं। मतलब -1 से छोटे छोटे लेनी है। मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। किससे, -1 से, -1 से। x माइनस वाई की वैल्यू क्या उठानी है, -1, -2, ये इधर चलेंगे तो छोटे छोटे चलेंगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू उठानी है -1 से छोटी या -1 के बराबर। अब ये मॉडुलस वाली जो असमीका थी वो 2 असमीका में बंट गई। किसमें बंट गई, 2 असमीका। इसको आप सरल करोगे, उसी प्रकार इसको समीकरण बनाओगे, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -1। उसी प्रकार 2 रेखाएं आई, उनका परिबद्ध क्षेत्र आएगा। अब मैं एक ले लेता हूं, देखो x मॉडुलस इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। अब देखो इसको हम सरल कैसे करेंगे, उसी प्रकार देखो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए बात, एक समीकरण ये बन गई। अब 3 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर अगर -3 हो तो भी चलेगा, क्योंकि बराबर है। -2 तो भी चलेगा, -1 हो तो भी चलेगा, 0 तो भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। और -4 हो तो भी चलेगा, -5 हो तो भी चलेगा, -6 हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बाहर आएंगे तो +6 +4 +5, मतलब -3 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3 से छोटी। उसको सरल इसलिए नहीं करवाया मैंने, इससे पहले ये करवा रहा हूं आपको, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो x बराबर 0, सॉरी 3 के लिए करेंगे तो ये खींच दिया x बराबर 3। अब जहाँ 0 रखूंगा तो बताओ सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हो रहा है। 0 रखे, x की वैल्यू कितनी लेनी है, x बराबर 3, 0 रखा तो संतुष्ट नहीं हो रहा है, 1 तो इधर वाले आएंगे मान।
क्या लिया था मैंने, x इज ग्रेटर देन 3। अब इसमें -3 पर खींचो, ये लो -3, इसमें 0 रखे, देखो 0 क्या -3 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, इधर वाले मान आ जाएंगे। ये आपका हल क्षेत्र आ गया। अभी अगर लेस देन होता ना, ऐसा होता, तब ये अंदर वाला आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार ये आगे हम देखेंगे x - y और x - o